चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज की क्लास में हम लोग प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे हेडिंग दीजिए। चैप्टर हेडिंग है आपकी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है बच्चों चैप्टर के नाम में ही, प्लांट ग्रोथ। तो सबसे पहले हम जरा समझते हैं कि ग्रोथ एक्चुअली में होती क्या है। तो अभिनव, व्हाट इज ग्रोथ? बहुत सिंपल, बढ़ना। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ इज बेसिकली अ परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ नंबर वॉट एवर, तो उसको ही हम ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं प्लांट ग्रोथ के बारे में बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? प्लांट ग्रोथ के बारे में। तो प्लांट कब ग्रो करेगा? याद करो, मेटाबॉलिज्म जिसमें सारी रिएक्शंस आती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हो रही हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट्स होता है। एक होता है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपका कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो न्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एनाबॉलिज्म का मतलब टूटना है, कैटाबॉलिज्म का मतलब बनना है, तो फिर ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रोथ का मतलब वो होगा कि जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, किससे? कैटाबॉलिज्म से। तो जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी चीज की जो है वो ग्रोथ हो रही है। इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। लिख लिया? चलो, अगर हम ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल बॉडी में ग्रोथ की बात करें, तो हमें इतना पता है कि हम लोग एक हमेशा लाइफ टाइम तो ग्रो नहीं करते। एक एज आती है, एक मेच्योरिटी लेवल तक, प्यूबर्टी तक हम ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट क्या शो करता है? लाइफ टाइम ग्रोथ, है ना? तो हम क्या लिखते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? ओपन। ओपन का क्या मतलब है कि जो प्लांट है वो कैसी ग्रोथ शो कर रहा है? लाइफ टाइम ग्रोथ शो कर रहा है। अब ये प्लांट लाइफ टाइम ग्रोथ क्यों शो कर पा रहा है? क्योंकि प्लांट के पास एक ऐसा टिश्यू प्रेजेंट होता है जो उसको लाइफ टाइम ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अब मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक, तो पहला फेज है मेरिस्टेमेटिक फेज। कौन सा फेज? मेरिस्टेमेटिक फेज। इस फेज में क्या हो रहा है कि सेल जो है वो क्या कर रही है बच्चे? एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं। याद करो, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनके फीचर्स होते हैं कुछ। मैं कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखती हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उनके पास थिन सेल वॉल होती है ना अभिनव? देर इज नो वैक्यूल, कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। डेंस साइटोप्लाज्म विद लार्ज न्यूक्लियस, एक अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होता है ना? तो बहुत पतली सी सेल है, क्योंकि अगर किसी को डिवाइड करना है तो जितनी पतली सेल होगी आराम से डिवाइड कर पाएगी। वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, उतना टाइम भी नहीं है किसी भी चीज को स्टोर करने का, उतना वेस्ट स्टोर करने का टाइम नहीं है, फूड चाहिए इंस्टेंट मिल जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि सेल जो है वो बहुत ज्यादा कैसी है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तभी उसका साइटोप्लाज्म कैसा हो चुका है? डेंस। और मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यंग सेल है, इमेच्योर सेल है, और इसका कैसा न्यूक्लियस है? बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है? फेज है ये, तीन में से पहला फेज है मेरिस्टेमेटिक फेज। इस फेज में क्या होता है कि सेल क्या करती है बच्चे? एक्टिवली डिवाइड करती है। एक्टिवली डिवाइड करने की वजह से क्या होगा? इस फेज में इंक्रीज हो जाएगा इन नंबर, है ना? अब अगर सेल बार बार डिवाइड करे तो उसका नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा फेज जो होता है बेटा, इट इज द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो दूसरा फेज कौन सा है? दूसरा फेज इज द इलोंगेशन फेज।
इलोंगेशन फेज का क्या मतलब है, देखो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसके पास क्या नहीं है, वैक्यूल नहीं है। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल के पास वैक्यूल नहीं है तो उसमें तो चलो हमने बता दिया कि वैक्यूल क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग में उतना टाइम नहीं है चीजों को स्टोर करने का। पर इलोंगेशन फेज में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वैक्यूल बन जाता है, एक लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। उसकी वजह से क्या होगा, एक चीज आपने ये भी पढ़ी होगी कि जो वैक्यूल होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेल। तो जैसे जैसे वैक्यूल आ रहा है तो सेल का साइज भी बढ़ेगा, सेल जो है वो इलोंगेट भी होगी, और साथ में सेल वॉल जो होती है वो कैसी हो जाती है इस फेज में, थिक, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, थर्ड फेज कौन सा होता है इसका, इसको लिखो, थर्ड फेज होता है आपका मैच्योरेशन फेज। कौन सा फेज है, मैच्योरेशन फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, सेल जो होती है वो मेच्योर होती है, प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है बहुत अच्छे तरीके से। तो प्रोटोप्लाज्मिक, यहाँ पे लिखो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन, और सेल जो है वो अपना जो भी उसको फंक्शन करना होता है उसको वो अच्छे से एक्वायर कर लेती है। हम्म, हाँ ये समझ सकते हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहा है, इलोंगेशन और मैच्योरेशन फेज जो है यहाँ पे सेल कैसी हो गई है अब, नॉन डिवाइडिंग। तो आप ये भी समझ सकते हो एक प्रोसेस होता है ना डिफरेंशिएशन, जिससे क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो वो अभी हम पढ़ेंगे भी, पहले इसको नोट डाउन करो। लिखा, लिख लिया, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या समझते हो अभिनव, तुम्हें फिजिक्स बहुत पसंद है, रेट से क्या समझते हो, व्हाट इज रेट ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, कितनी धीरे ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो है वो प्लांट दो तरीके की शो करता है, फर्स्ट अरिथमेटिक एंड सेकेंड जियोमेट्रिक। तो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट शो करता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट शो करता है। अरिथमेटिक का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपसे बोलूं 1 से 2 से 3 सेल बन रही है, ये होती है अरिथमेटिक ग्रोथ, है ना। और ज्योमेट्रिक कौन सी होती है, 2 से 4, 4 8, डबल, जस्ट डबल डबल होती जाएगी। तो 8 हो गई, 16 हो गई, 32 हो गई। तो इस तरीके से जब सेल बढ़ती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और ये होती है अरिथमेटिक ग्रोथ। अब समझो कि एक्चुअली में होता कैसे है। अगर मैंने यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाई है, सपोज करो ये कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टोटी पोटेंट होती है। क्या होती है, टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट का क्या मतलब है, दैट इट कैन फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ टिश्यू। तो मैं इसको लिखती भी हूं, दैट इट कैन फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ टिश्यू और सेल। तो ये किसी भी तरीके की दूसरी सेल या दूसरा टिश्यू बना सकती है। अब देखो इसके साथ क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है तो ये डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो नॉर्मल सी बात है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक सेल से कितनी सेल बना दी बच्चों, 2 सेल। जब 2 सेल बनी तो एक सेल तो वापस से कैसी बनी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसी, और दूसरी सेल कौन सी बन गई, परमानेंट। तो इधर देखो, जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर रहा है तो वापस से एक बार मेरिस्टम आ रहा है, दूसरा परमानेंट आ रहा है। तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल से अगर देखा जाए तो एक ही तो परमानेंट टिश्यू बना। अब फिर ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी, फिर से एक मेरिस्टेमेटिक देगी, फिर से एक परमानेंट देगी, है ना। तो हमेशा क्या होता रहेगा, बस एक और एक का ही इंक्रीज जो है वो होता रहेगा, ठीक। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ये तुम्हारी वाई एक्सिस, यह तुम्हारी एक्स एक्सिस, ठीक। अब जो वाई एक्सिस है उस पे हम ले रहे हैं बच्चों हाइट ऑफ प्लांट,
क्या ले रहे हैं, प्लांट हाइट, और इधर क्या लेंगे, वैसी बात है रेट अगर हम पढ़ रहे हैं तो इधर तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टाइम। ठीक है, तो सपोज करो किसी भी टाइम पे प्लांट की जो हाइट थी उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे रही होगी, जिसको हमने एल नॉट बोल दिया। ठीक है अभिनव, अब उसके बाद अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है तो ऐसी हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन में होगी। अब अगर मैं इसको देखूं यहाँ 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 यहाँ, सो दिस इज द लेंथ एट टाइम t, दिस इज द इनिशियल लेंथ, दिस इज द लेंथ एट टाइम t। ठीक, तो अब मेरे को लिखनी है इसकी इक्वेशन की, अरिथमेटिक की इक्वेशन कैसी होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है बच्चों ऐसे, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, एल नॉट इज बेसिकली द इनिशियल लेंथ, आर, आर क्या होता है यहाँ पे, आर इज बेसिकली ग्रोथ का रेट और टी इज फॉर टाइम। तो मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ कहीं पे कि जो एल टी है इट इज लेंथ टाइम टी पे, एल नॉट लेंथ जब टाइम इनिशियल, ठीक, उसके बाद आर रेट एंड टी इज द टाइम। समझ में आया? चलो दूसरी है बच्चे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब होता है, सॉरी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमें कब देखने को मिलती है, देखो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इधर देखो, जब सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हो जाए, लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि भरपूर सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की। एक एग्जांपल ले सकते हो कि जो बारिश का मौसम है या किसी भी पर्टिकुलर जगह में अगर खाने पीने किसी भी चीज़ की कमी नहीं है तो सब अपने मैक्सिमम लेवल पे रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजीनी बढ़ाते हैं, तब वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कल्चर लिया, उसमें बैक्टीरिया डाल दिया, अब बैक्टीरिया के डालने की वजह से क्या होगा कि उस बैक्टीरिया को इनिशियली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल गए, सब कुछ मिल गया, तो वो सारे न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेगा और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो चुकी होगी, क्यों, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स जब अनलिमिटेड थे तब तो उसने ग्रो किया, पर अब न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो गए हैं, तो अब वो एक स्टेशनरी फेज को दिखाएगा। तो यहाँ पे वो रुक जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, एक स्टेशनरी फेज आएगा। तो मैं यहाँ पे उसका ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ। उसका जो कर्व होता है ना बच्चों, वो होता है सिग्मोइड कर्व। कैसा कर्व होता है, सिग्मोइड कर्व। उसमें इस तरीके से 3 फेजेस होते हैं। एक फेज ये होता है जब वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लैग फेज। ये वाला फेज है जब उसने एकदम मस्त अपनी ग्रोथ को शो किया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। और ये कौन सा फेज आ गया, अब ग्रोथ नहीं हो रही, दिस इज द स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा आपका ग्रोथ दिखा रहा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, आप सपोज करो ये मैंने किसके लिए लिया, ये यहाँ पे मैंने किसी भी ऑर्गन का साइज या वेट ले लिया, साइज या फिर वेट ऑफ ऑर्गन, इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, टाइम के। तो जब भी बहुत सारे अच्छे खासे न्यूट्रिएंट हैं तो लीफ का साइज बढ़ रहा है, किसी ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, तो वो कौन सी ग्रोथ शो कर रहा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इक्वेशन, सो इक्वेशन इज W1 इज इक्वल टू W नॉट ई की पावर RT। इस तरीके से लिखते हैं ना। W1 क्या हो जाएगा, वेट फाइनल, W नोट इज द इनिशियल वेट, E जो है वो भी एक्सपोनेंशियल है, R जो है वो रेट है, और T इज द टाइम। ठीक है, ये लोगैरिथम पढ़ा है, वही वाला E है ये, एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, तो इसके लिए लिखना चाहो तो लिख लो कि W1 क्या है आपका फाइनल वेट, W2 इज द W0 इज द इनिशियल वेट, इनिशियल, R रेट है, और T इज इक्वल टू टाइम, और E जो है वो एक्सपोनेंट है ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। डन। नहीं,
चेंज हो रहा है वो तो। इसमें लाइक हर एक फेज के लिए हाँ बार बार, क्योंकि लैग फेज अलग है, एक्सपोनेंशियल फेज अलग है और स्टेशनरी फेज अलग है। इतने में कोई प्रॉब्लम? हम्म, नहीं। चलो, अब हमारे पास तीन टर्म्स आती हैं डिफरेंशिएशन, तीन टर्म्स है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। सुना है? डिफरेंशिएशन तो कंफर्म सुना होगा तुमने नाइन्थ क्लास में भी। तो तीन टर्म्स है हमारे पास, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है इसका? जब हमारा प्लांट यंग होता है तो उसके पास मेरिस्टम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। याद है? इस प्राइमरी मेरिस्टम के पास कैपेसिटी होती है किसकी? डिवीजन की, है ना? तो ये डिवीजन शो करती है। ये प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड कर करके क्या बना देती है? परमानेंट टिश्यू, है ना? तो ये क्या बना देती है? परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल कुछ परमानेंट टिश्यूज के नाम बताओ। जैसे आपका पैरेन्काइमा हो गया, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, जाइलम, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फ्लोएम। तो वो सारे परमानेंट टिश्यू हैं। सो परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है? दे हैव अटेन्ड स्पेसिफिक शेप, साइज, फंक्शन। ठीक है? तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनता है तो वो अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को लूज कर देता है। सो इट कैन नॉट डिवाइड, ये नहीं डिवाइड होगा, पर वो डिवाइड हो रहा है। एंड द कन्वर्जन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टम टू द परमानेंट टिश्यू इज नोन एज, प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। ठीक है? बट जैसे जैसे प्लांट मेच्योर होता जाता है, होता क्या है उस प्लांट के अंदर? जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो वापस से रिगेन कर लेते हैं अपनी डिवीजन की कैपेसिटी और क्या बना देते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम। तो जो परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू हैं, वो क्या बना दे रहे हैं? दोबारा से मेरिस्टम बना रहे हैं, उन्होंने रिगेन करा द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन और क्या बन गए वो? क्या बन गए? सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है? सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम वो बन चुके हैं। और प्रोसेस कौन सा है ये? डी डिफरेंशिएशन। कौन सा प्रोसेस है? डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अब क्या होगा? अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम बनी है, अब तो ये डिवाइड होगी और नया परमानेंट टिश्यू बनाएगी। कुछ सेकेंडरी मेरिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपकी कॉर्क केम्बियम हो गई, जो कॉर्क बनाती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना? याद है? वैस्कुलर केम्बियम भी होती है। तो कॉर्क केम्बियम, हाँ वही, ये लेटरल मेरिस्टम्स ही हैं दोनों। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम डिवाइड होगी, जैसे कॉर्क केम्बियम है वो कॉर्क बनाएगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी। तो अब क्या करेंगी? सेकेंडरी मेरिस्टम डिवाइड होके फिर से एक टिश्यूज बनाएंगी। अब उसको क्या बोलेंगे हम? री डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे भी इस चीज को समझो कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये डिवाइड हो रहा है और फिर से क्या बना रही दे रही है? परमानेंट टिश्यू by the process of redifferentiation। चलो, लिख लिया अभिनव? चलो, ठीक।
अगर अब हम बात करें किसकी बच्चों, एक टर्म होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एक टर्म है, ये डेवलपमेंट के टर्म्स में ही एक टर्म दी गई है कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में जो प्लांट होता है वो अलग तरीके की डेवलपमेंट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें धनिया की, है ना, धनिया का तो वो देखा होगा ना सबने, लीफ अच्छे से देखा है या नहीं देखा? कोरिएंडर का लीफ देखा है? पक्का देखा होगा। अगर मैं बात करूं बेटा कोरिएंडर के लीफ की, तो कोरिएंडर का जो लीफ होता है वो अलग अलग तरीके की शेप्स अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जुवेनाइल स्टेज है अगर उसकी, तो उसका पत्ता कुछ कुछ ऐसा होता है, बस ये इस तरीके का धनिया का पत्ता होता है, देखा भी होगा। जो जुवेनाइल धनिया होता है, छोटा धनिया होता है, बच्चा बेबी, उसकी पत्ती ऐसी होती है। लेकिन जो मेच्योर हो जाता है उसकी कैसी होती है, पूरा प्रॉपर ऐसे, है ना, इस तरीके की होती है या नहीं होती? ठीक है, तो ये जुवेनाइल है और वो क्या है, अडल्ट। दिस इज जुवेनाइल, दिस इज अडल्ट कोरिएंडर, है ना। उसके अलावा एक और हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, बटर कप। बटर कप भी डिफरेंट तरीके की डेवलपमेंट शो करता है बेस्ड ऑन कि उसका रहने वाला हैबिटेट कौन सा है, क्या वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है या वो पानी के हैबिटेट में है। एक रफ में लीफ बनाकर दिखाती हूँ, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है तो उसकी लीफ बड़ी थिक होती हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर वो पानी में है तो उसकी लीफ जो होंगी वो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएंगी। ओके, समझ में आया? तो मैं यहाँ लिखती हूँ ये कौन सा हैबिटेट है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ऐसा, और एक्वेटिक हैबिटेट में ऐसा। तो प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या आएगी, दैट प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज, प्लांट फॉलो डिफरेंट pathways of development, plant follow different pathways of development in response to environment, और लाइफ स्टेजेस। तो या तो एनवायरनमेंट चेंज है जैसे टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, नहीं तो लाइफ का कोई स्टेज है जुवेनाइल या अडल्ट, तो उसमें वो डिफरेंट पाथवेज ऑफ रिस्पॉन्स को शो कर रहा है और क्या बना रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लास्टिसिटी। डन, लिख लिया? चलो, अब प्लांट जो है वो ग्रोथ शो कर रहा है या जो भी चीजें वो कर रहा है वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि प्लांट के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो हर एक चीज को रेगुलेट कर रहे हैं। वो कौन है, प्लांट हॉर्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो हेडिंग डालो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आज की क्लास का कॉन्सेप्ट, प्लांट हॉर्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGRB इनको हम बोलते हैं। ठीक, अब इनकी बात सुनो, ये हैं क्या, दे आर स्मॉल केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स, कैसे होते हैं नेचर में, ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द
प्लांट। डन। अभी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनकी दो कैटेगरीज हैं। पहली, देखो प्लांट में ग्रोथ होती भी है, प्लांट की ग्रोथ रुकती भी है, पत्ती टूटती भी है और पत्ती नई ग्रो भी करती है ना। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेगुलेट का मतलब क्या है कि दोनों चीजों को रेगुलेट करना। तो उनकी दो कैटेगरी हैं, एक वो जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक वो जो प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो यहाँ पे हेडिंग डालो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में हमारे तीन मेन हॉर्मोन्स आते हैं, कौन कौन से? ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन। जगह छोड़ना है या मैंने भी क्यों छोड़ी है बताती हूँ, नहीं छोड़ी है, इसके आगे कुछ कुछ लिखना है। ठीक। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एक सेकेंड, ठीक है। एक और हार्मोन है दैट इज इथिलीन। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास पांच ही हॉर्मोन्स है प्लांट के जो हम लोगों को पढ़ने हैं। दीज आर द 5 मेन हॉर्मोन्स ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। ठीक है, जिसमें से ये तीन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथ की प्रमोट करते हैं। ठीक है। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जबकि इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, लेकिन उसका इनहिबिशन का जो एक्शन है वो ज्यादा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो इथिलीन है वो प्रमोट नहीं करेगा, वो ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, बट जो उसका इनहिबिशन वाला एक्शन है वो ज्यादा है। साथ ही साथ इथिलीन एक ऐसा अकेला हार्मोन है जो गैशियस इन नेचर है। ठीक है, जो गैशियस नेचर का है। ऐसे ही साइटोकाइनिन अकेला ऐसा हार्मोन है जिसका नेचर बेसिक है, बाकी सारे हार्मोन्स कैसे हैं आपके, एसिडिक है। ठीक। अब बात आती है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये बने किससे, इनका डेरिवेटिव कौन कौन है। ठीक है। तो ऑक्सिन बना है इंडोल, ठीक है, के कंपाउंड से, इंडोल एसिटिक एसिड से। सो जिसको हम IAA बोलते हैं, ऑक्सिन उससे बना है। जिब्रेलिन बने हैं टर्पीन के डेरिवेटिव से, किससे, टर्पीन डेरिवेटिव। ठीक। साइटोकाइनिन जो है वो बना है आपका N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन से। N6 फरफराइल अमीनो प्यूरिन। ठीक है। जो एब्सिसिक एसिड है वो बना होता है कैरोटिनॉइड से, जो भी आपका विटामिन ए होता है, और इथिलीन का नहीं देख रहे हैं हम। तो इतनी टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद होनी चाहिए आपको। अब हम क्या करने वाले हैं, हर एक हार्मोन का, बस ये 5 हार्मोन हमें पढ़ने हैं आज की क्लास में, हर एक हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है और क्या क्या फंक्शन करते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ठीक है। तो आप हेडिंग डालो बच्चों ऑक्सिन। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक क्लास 10th में कॉन्सेप्ट भी आता है फोटो पीरियोडिज्म या फोटोट्रॉपिज्म, सुना है? फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है कि जो भी शूट की टिप होती है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स सनलाइट, और जब हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि ऑक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल था। अब अगर मैं बात करूं, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन भी इसी चीज से लेकर रिलेटेड है। दो साइंटिस्ट, कौन कौन से, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन, वो दोनों स्टडी कर रहे थे फोटो पीरियोडिज्म, सॉरी फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म
इन कैनरी ग्रास। कैसे स्टडी कर रहे थे? सपोज करो कि ये कैनरी ग्रास है, तो उन्होंने क्या देखा कि जिधर की तरफ से क्या आती है, सनलाइट आती है, उधर की तरफ इस कैनरी ग्रास की जो टिप है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो कैनरी ग्रास की जो टिप है वो उस तरफ बेंड हो जाती है जिधर की तरफ सनलाइट आती है। अब ऐसा होता क्यों है ये इनको पता नहीं था। फिर दूसरे एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्चुअली में ऑक्सिन को आइसोलेट किया, लेकिन कैनरी ग्रास से नहीं किया। कहाँ से किया? ओट सीडलिंग से। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इधर देखो, पहले चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन किस पे काम कर रहे थे? कैनरी ग्रास पे। और उन्होंने क्या देखा कि जो टिप होती है कैनरी ग्रास की वो किधर की तरफ बेंड कर जाती है, सनलाइट की तरफ। अब उस टिप को ही इन्होंने नाम दिया था कोलियोप्टाइल। क्या बोला था? कोलियोप्टाइल। सो दे ऑब्जर्व्ड दैट द टिप ऑफ कैनरी ग्रास, जिसको इन्होंने क्या बोला, कोलियोप्टाइल, बेंड टूवर्ड्स सनलाइट। पर इन लोगों ने ऑक्सिन को आइसोलेट नहीं किया था। ऑक्सिन को आइसोलेट करने वाले दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम है F.W. वेंट, ही आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। तो उन्होंने ओट के सीडलिंग की कोलियोप्टाइल की टिप से क्या निकाल दिया बच्चों? ऑक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी होती है डिस्कवरी खत्म। डन। चलो थोड़ा सा और ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सिन का जो नाम है बच्चों ये लिया गया है एक वर्ड से, ऑक्सीन से, जो कि एक कैसा वर्ड है? ग्रीक। इसका मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो। फर्स्ट एक्चुअली में आइसोलेट किया गया था यूरिन फ्रॉम दी फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो इसको हमने पहले, सबसे पहले किससे आइसोलेट किया? ह्यूमन यूरिन से। डन। ह्यूमन यूरिन में भी आइसोलिन प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है बच्चों जो याद होने चाहिए। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी नेचुरल ऑक्सिन के, और दो ही एग्जाम्पल है आपके जो मैनमेड है यानी कि सिंथेटिक ऑक्सिन के। तो नेचुरल ऑक्सिन जो है आपके दो हैं, एक है इंडोल एसिटिक एसिड IAA, दूसरा है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड दैट इज IBA। ठीक, सिंथेटिक ऑक्सिन के अंदर आपके दो आते हैं, नेप्थलिन एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं NaA, और दूसरा है 2,4-D। इसका नाम आपने सुना होगा कहीं, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दिस इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी बताऊंगी इसका फंक्शन जो है वो हमें पढ़ना है। डन हो गया। चलो अब हम चलते हैं इसके रोल्स पे और इसके फंक्शन के, जो कि आपको याद करना है। तो हेडिंग रोल्स या फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, एक एक करके सारे फंक्शंस बताते हैं। पहला फंक्शन, इट इनिशिएट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने रोज है, रोज की मैंने एक स्टेम कटिंग ले ली। अब उस स्टेम कटिंग को मैं कहाँ लगा दूंगी?
अपने गार्डन में लगा दूंगी, सॉइल में लगा दूंगी, तो वहां से रूट्स किसकी वजह से आएंगी, ऑक्सीजन की वजह से। तो किसी भी प्लांट में रूट आती है वो किसकी वजह से आती है, ऑक्सीजन की वजह से आती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इट प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। तो ये क्या करता है, पाइन एप्पल में जो फ्लावर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इसी की वजह से आते हैं। दूसरा, इट प्रिवेंट्स लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। तो देखो, जब तक लीफ एकदम सेनेसेंस की फेज में बुढ़ापे में नहीं चली गई, उससे पहले अगर गिर जाएगी तो प्लांट का तो नुकसान ही है। फ्रूट अगर पकने से पहले गिर जाएंगे तो फ्रूट का भी नुकसान है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि क्या लीफ और फ्रूट जो है वो अर्ली स्टेज में ना ही ड्रॉप आउट हो। ठीक। चौथा, इट प्रमोट्स abscission of fruits and leaves at लेट स्टेजेस। लेट स्टेजेस का मतलब कि जब वो क्या हो जाएंगे, बुढ़ापे में, तो उन पत्तियों को गिरा देना और क्या कर देना, फ्रूट्स को गिरा देना। बट अर्ली स्टेज में क्या कर लेना, प्रिवेंट कर लेना। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, इट इंड्यूस एपिकल डोमिनेंस। क्या मतलब है इसका, ये तो हमें पता ही है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, एपेक्स पे मिलता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि कोलियोप्टाइल भी उधर की तरफ इसलिए बेंड हो रही थी। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि सपोज करो कोई ये प्लांट है और यहाँ पे बड आ गई, तो ये साइड वाली साइड में किसी को भी ग्रो होने नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, सपोज करो इसको मैंने कैंची से इस बड को काट दिया, तो अब क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस खत्म। अब इसके काटने के बाद क्या होगा, जो साइड्स की ब्रांचेस है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है। तो इंड्यूस करा एपिकल डोमिनेंस, इसीलिए जो है ना वो माली क्या करते रहते हैं, ऊपर का जो टिप है उसको उड़ाते रहते हैं ताकि एपिकल डोमिनेंस चला जाए और क्या हो, साइड्स वाली जो भी स्टेम्स है उनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। इसको लिखो, लिख लिया, चलो लिख लो। देखो, टोमेटो में क्या इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का क्या मतलब होता है कि सीडलेस जो भी फ्रूट्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन। तो याद कर लेना इसको कि ये क्या इंड्यूस कर रहा है, पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। अब ये भर गया है स्लाइड, पहले इसको लिख लो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो गया। अभी मैंने एक आपको सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जांपल लिखवाया था 2,4-D, याद है। 2,4-D जो मैं कह रही थी आपको याद ही होगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 7th पॉइंट है ये। तो ये जो 2,4-D है इसका काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ हर्बिसाइड। क्या काम करता है ये, इट एक्ट्स एज हर्बिसाइड। और उसके अलावा जो भी आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसमें ये डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। लास्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स डिफरेंशिएशन इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये कुछ फंक्शंस थे बच्चों ऑक्सीजन के। ठीक। ठीक। नेक्स्ट हार्मोन जो हमें पढ़ रहे हैं, हेडिंग जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। ठीक। चलो अब देखो, एक जापानीज पर्सन थे, नाम था ई क्यूरोसावा। ठीक है, जापानीज थे, ई क्यूरोसावा नाम था। 1926 की बात है। ये स्टडी कर रहे थे एक डिजीज पे, डिजीज का नाम था
डिजीज पे ये स्टडी कर रहे थे। डिजीज का नाम था बेकेन डिजीज या फिर फुलिश सीडलिंग। ये किसकी डिजीज है? राइस की। ठीक। अब हो क्या रहा था इसके अंदर, देखो स्टेम पे ना ऐसा लग रहा था, मतलब देखो वैसे सीडलिंग का क्या मतलब है, फुलिश सीडलिंग का क्या मतलब है कि अंदर ग्रेन ही नहीं था उसके, तो देखने से ऐसा लग रहा था कि क्या है, हमारा पागल बन गया, दिखने में तो ग्रेन है पर ग्रेन एक्चुअली में नहीं है। तो ये डिजीज कौन स्टडी कर रहे थे? ई क्यूरोसावा। इनको पता लगा कि ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से हो रही है, कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका? एक फंगस। कौन है कॉजेटिव एजेंट? फंगस। फंगस का नाम क्या है? जिबरेला फ्यूजी कोरॉय। ठीक है, जिबरेला फ्यूजी कोरॉय, ये कौन है? फंगस। ठीक, सारा लिखते जा रहे हो साथ साथ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इन्होंने क्या किया, इसका स्टेराइल फिल्ट्रेट निकाला। इसका फिल्ट्रेट निकाला किसका? इस फंगस से। क्या निकाला इन्होंने? एक्सट्रैक्ट किया स्टेराइल। ठीक है, अब स्टेराइल फिल्ट्रेट निकाल के इस फिल्ट्रेट को उन्होंने किसको दे दिया? एक प्लांट को। किसको दे दिया? एक प्लांट को। तो इन्होंने एक स्टेराइल फिल्ट्रेट को एक्सट्रैक्ट किया और उसको प्लांट को दे दिया, और उन्होंने देखा कि जो प्लांट है उसकी जो हाइट है वो क्या हुआ, प्लांट की जो हाइट है वो क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि ये जो केमिकल है ये क्या कर सकता है, प्लांट के अंदर हाइट बढ़ा सकता है। लेटर ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो उन्होंने निकाला था वो क्या था? जिब्रेलिक एसिड था। ठीक, अब सुनो, प्लांट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 जिब्रेलिक एसिड्स होते हैं, जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से: जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3। इस तरीके से 100 तक जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्लांट में जाते हैं, जिसमें से जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो कौन था? जिब्रेलिक एसिड 3। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट स्टडीड। ठीक, एक बार मैं देख लेती हूँ ऑनलाइन किसी को डाउट तो नहीं है, इतने तुम नोट करो। नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड्स को नंबर करते हैं, और 3 वाला जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, रोल पता होने चाहिए किसके? जिब्रेलिक एसिड के। तो हेडिंग डाल लो, रोल्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड। अभी एक रोल हमें पता लग गया था, क्या कि ये क्या करता है? स्टेम की इलोंगेशन करता है। अब अगर मैं बात करूं किसकी? ग्रेप्स की। किसकी बात कर रही हूं मैं? ग्रेप की। अब देखो ग्रेप्स कैसे लगते हैं, अगर मानो ये उसकी स्टेम है तो इस तरीके कुछ एक्सेस होती है ना जिसके ऊपर ग्रीन कलर के ऐसे ग्रेप्स लगते रहते हैं। अगर ये एक्सेस ज्यादा होंगी तो इनके ऊपर ज्यादा ग्रेप्स लगेंगे, अगर एक्सेस की लेंथ लंबी होगी तो ग्रेप्स ज्यादा लगेंगे। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ एक्सेस इन ग्रेप्स। ठीक है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ एक्सेस इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के अंदर जो एक्सेस की लेंथ है वो ये बढ़ा दे रहा है। दूसरा, ये एप्पल को जो है ना उसका वो दिखता जैसे है उसको और ब्यूटीफुल बना देता है, उसको इलोंगेट करता है, उसका जो शेप है उसको बेटर बनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ एप्पल
and also improve its शेप। तो उसकी शेप को भी ये क्या कर देता है, बेटर बनाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी बुढ़ापा होता है उसको ये दूर ले जाता है, दैट इज इट डिले सेनेसेंस। ठीक है। सेनेसेंस यानी कि जो भी बुढ़ापा वाली जो चीजें हैं उसको दूर कर देता है, तो लाइफ बढ़ा दिया है इसने। ठीक। नेक्स्ट क्या करेगा ये, स्पीड्स अप द malting process in brewing industry। तो माल्टिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, देखो ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर क्या बनता है, जो भी हमारी बेवरेजेस होती हैं जैसे अल्कोहल वाइन्स ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब वो बनती कैसे हैं कि हम कोई भी शुगर का सोर्स डाल देते हैं, उस पर हम यीस्ट रख देते हैं, और वो क्या होता है, शुगर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में फर्मेंटेशन के थ्रू। अब ये जो माल्टिंग प्रोसेस होता है इसका मतलब है कि ना जो जिब्रेलिन होता है ये स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। ज़्यादा ग्लूकोज बनेगी, जल्दी क्या बनेगा आपका, जो भी आपका बेवरेज है। समझ में आया। तो ये स्पीड अप कर रहा है ना, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि आगे ईस्ट जो है यूज कर रहा है। तो इट हेल्प्स अप या स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ठीक। दूसरा, अगर मैं बात करूँ शुगर केन की, तो इधर देखो शुगर केन के अंदर क्या होता है, एक स्टेम होती है, और जितना ज्यादा, अगर मानो एक गन्ना ये है और एक गन्ना ये है, जिसके इंटरनोड में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो कौन सा वाला बेटर होगा, ये वाला ऑब्वियसली, क्योंकि जितना ज़्यादा शुगर केन होगा हम शुगर इंडस्ट्री में उसको भेजेंगे, हमें उतनी ही प्रोडक्टिविटी उससे मिलने वाली है। तो ये क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है किसमें, शुगर केन में। तो नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन इंटरनोडल इलोंगेशन इन शुगर केन। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा रहा है। ठीक। नेक्स्ट, इट hastens the maturity period। hastens का मतलब क्या होता है कि स्पीड अप। क्या मतलब इसका, स्पीड अप, इसका मतलब कि जल्दी से मेच्योरिटी लेके आ रहा है, जल्दी से फ्लावर आएंगे, जल्दी से फ्रूट्स आएंगे, और जल्दी से मार्केट में बिकेंगे, तो हमारा तो बेनिफिट ही हो रहा है ना, कि प्लांट जो है वो जल्दी मेच्योर हो रहा है। ठीक। डन। सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है इसका, इट induces bolting in rosette plants such as cabbage। अब ये बोल्टिंग का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। मतलब क्या है इसका, देखो जो रोजेट प्लांट होते हैं, कैबेज वगैरह जो है, ठीक है, उसमें भी अगर इंटरनोड इलोंगेट कर देगा तो क्या होगा, फ्लावरिंग से पहले अगर इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगा तो आपका जो कैबेज है उसका भी साइज जो है वो बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका फायदा ही है। तो बोल्टिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। रोजेट प्लांट वही जो एकदम बंद होते हैं ना, जैसे पत्ता गोभी होती है उनको रोजेट प्लांट बोलते हैं, तो उसमें भी ये क्या करा रहा है, इंटरनोडल इलोंगेशन। तो इसका काम क्या है, अल्टीमेटली ये स्टेम की जो भी हाइट है उसको या लेंथ को बढ़ा दे रहा है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनेन। ठीक है। साइटोकाइनेन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, स्कूग ने। किसने, स्कूग। ये किस पे काम कर रहे थे, इधर देखो, ही वॉज वर्किंग ऑन दी
कैलस ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, किस पे काम कर रहे थे? कैलस ऑफ टोबैको प्लांट। माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ा है रिप्रोडक्शन में। उसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो मुझे अगर अपने लैब में अगर कुछ प्लांट या प्लांट पार्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगी। देखो, जैसे मानो ये कोई स्टेम है, उसकी टिप है, उसकी टिप पे कौन सी सेल्स मिलेंगी मुझे? यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम। अभी मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि जो एपिकल मेरिस्टम्स होती हैं वो टोटीपोटेंट नेचर की होती हैं, यानी कि हर तरीके की क्या बना सकती हैं? टिश्यू। तो मैं एपिकल मेरिस्टम की सेल लूंगी, ठीक है, और इसको ग्रो करने दूंगी। ग्रो करेंगी करेंगी करेंगी, एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बन जाएगा सेल्स का। उसको ही हम क्या बोलेंगे? एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बन गया, उसको मैं क्या बोल रही हूँ? कैलस। सो व्हाट इज कैलस? इट इज द मास ऑफ undifferentiated tissue. So the mass of the undifferentiated tissue is known as callus. तो ये उसी कैलस पे काम कर रहे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया, उसको ग्रोथ के लिए सारी चीजें दिया, तो वो एक मास बन गया अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का। अब हमने बोल दिया उसको कैलस। उन्होंने देखा इस कैलस में अब हमें क्या बनाना है? इससे मान लो इससे प्लांट बनाना है, तो प्लांट बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक रूट होना चाहिए, शूट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो कैलस है ये शूट सिस्टम तो बना देगी, लेकिन रूट सिस्टम तो बना देगी, लेकिन शूट सिस्टम इसमें तभी मिलता है जब हम इसमें ऑक्सिन के साथ साथ या तो यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डालें, ठीक है, या तो हम ऑक्सिन क्या करता है? रूटिंग बनाता है ना, अभी हमने पढ़ा था। अब उन्होंने देखा कि स्कैलस में से रूट और शूट दोनों तभी निकलती है जब हम ऑक्सिन के साथ क्या डालें? एक्स्ट्रा में यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डालें, या फिर एक्सट्रैक्ट डालें किसका? ऑफ वैस्कुलर टिश्यू का। या फिर हम किसका एक्सट्रैक्ट डालें? वैस्कुलर टिश्यू को। या उसके अलावा हम डीएनए का एक्सट्रैक्ट डालें। ठीक है, तो अगर हम ये तीन चीजें करते हैं, मतलब इन तीनों में से अगर हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं अलॉन्ग विद दी ऑक्सिन, तो क्या होता है? ये कैलस में से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? बोथ स्टेम एंड रूट, है ना। तो यहां लिख देती हूं ओनली दिस कॉम्बिनेशन is responsible for the root and shoot formation in the callus। ठीक है, तो कैलस में ये दो चीजें दोगे तभी क्या आएगा? रूट आएगा और शूट आएगा। फिर भाई ऐसा क्या है इसके अंदर? ईस्ट के एक्सट्रैक्ट में, वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट में, डीएनए के एक्सट्रैक्ट में ऐसा क्या है जो आपका शूट सिस्टम भी आ रहा है और रूट सिस्टम भी आ रहा है? तब दूसरे साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका? मिलर। मिलर ने क्रिस्टलाइज किया द केमिकल। मिलर ने उस केमिकल को क्या करा? क्रिस्टलाइज किया, विच हैव cytokinesis promoting substance। ठीक है, तो मिलर ने क्या किया? मिलर दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा केमिकल को क्रिस्टलाइज करके निकाला प्लांट से जो क्या कर रहे थे? साइटोकाइनेसिस करा रहे थे। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? सेल डिवीजन। ठीक है, तो मिलर ने ऐसा एक केमिकल को क्रिस्टलाइज करा दिया जो कि क्या करा रहा है सेल के अंदर? सेल डिवीजन। और उसको उन्होंने क्या कहा? ही कॉल्ड इट काइनेटिन। साइटोकाइनिन नहीं, क्या बोला उन्होंने? काइनेटिन। ठीक है,
एक एक एग्जाम्पल तो साइटोकाइनिन का काइनेटिन हो गया. जियाटिन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ. जियाटिन किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइनिन. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइनिन. डन. ठीक. अब हमें इसके क्या देखने हैं? रोल. सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन. सबसे पहला क्या है? सेल डिवीजन. सबसे पहला रैपिड सेल डिवीजन. सबसे ज्यादा सेल डिवीजन जो है वो यही करा रहा है. ठीक है. दूसरा काम क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस दिखाता है. तो ये जो साइटोकाइनिन है ये क्या करेगा? ये आपका ओवरकम करेगा किसको? एपिकल डोमिनेंस को. सो इट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. ठीक. ऑल्सो थर्ड, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस. बहुत सारी चीजें हैं, सारी मैं लिख देती हूँ. ए, न्यू क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स. न्यू लीव्स बनाएगा, न्यू क्लोरोप्लास्ट बनाएगा. ठीक. उसके अलावा ये क्या करता है? उसके अलावा ये लेटरल शूट बनाएगा और एडवेंटिशियस शूट बनाएगा. तो ग्रोथ करता है, डिवीजन करता है, करते करते नई लीव, नई पत्ती, नई शूट, लेटरल, एडवेंटिशियस, अलग अलग तरीके की शूट्स ये बना रहा है. ठीक. ऑल्सो अब ये क्या करता है? ठीक है भाई, सेल डिवीजन हो रही है, इस पॉइंट को यहीं लिखने की जरूरत नहीं है. अगर ये सेल डिवीजन कर रहा है तो इसका हेल्प किस में कर रहा है बच्चे? ये ग्रोथ में प्लांट की हेल्प कर ही रहा है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साइटोकाइनिन है ये एक्चुअली में आपको ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? व्हाट इज इट्स लोकेशन? कहाँ मिलेगा ये? जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होना है. क्योंकि साइटोकाइनिन का काम ही सेल डिवीजन है, तो जहाँ ग्रोथ हो रही है, जहाँ सेल डिवीजन हो रही है, वहां पे ही ये आपको मिलेगा. जैसे कि रूट की टिप पे, डेवलपिंग शूट्स पे, एटसेट्रा. ठीक. लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चे. इथाइलिन. तो इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? इथाइलिन की डिस्कवरी ऐसे हुई थी. कजन्स इन 1910. ठीक है, कजन ने 1910 में कंफर्म किया द रिलीज ऑफ volatile substance from the ripened orange which hastens the ripening of unripe बनाना. देखो, इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? कजन
इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो पका हुआ ऑरेंज है उससे कुछ ऐसा निकल रहा है, ऐसा वोलेटाइल, वोलेटाइल चीज समझते हो ना, जैसे गैशियस चीज है वो ऐसे रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से उसका साथ रखा हुआ जो अनराइप बनाना है वो भी क्या हो गया है, पक गया है, और उसको हमने क्या बोला, इथाइलिन। ठीक। सो इथाइलिन की डिस्कवरी जो है वो कुछ इस तरीके से हुई थी। अब हम पढ़ेंगे इसके रोल्स। हेडिंग डालो, रोल। क्या? अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहला क्या करता है, इट शोज ट्रिपल रिस्पॉन्स। इट शोज ट्रिपल रिस्पॉन्स। इस ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इस चीज को समझो जरा। सबसे पहला है इसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। दूसरा है इसका कि जो एक्सिस होती है, एपिकल, जो आपकी एक्सिस होती है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। अभी ये मैं समझाऊंगी ये एक्चुअली में है क्या। और तीसरा होता है एपिकल हुक फॉर्मेशन इन दी सीडलिंग। आप सुनो ये क्या बोल रहे हैं। सीडलिंग का क्या मतलब है कि एक सीड जो है वो नई नई सी जर्मिनेट हुई है, सपोज करो ये सीड जो है ये नई जर्मिनेट हुई है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा उस सीडलिंग की, पहला। दूसरा स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, यानी कि जो एक्सिस है ये कैसी हो जाएगी, अब चौड़ी हो जाएगी। तीसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन, यानी ये वैसे तो इधर से निकलना चाहिए था पर मैं इधर बता रही हूँ, कोई इस तरीके से एपिकल हुक आता है, वैसे मेरे को इस तरीके से बनानी थी, इधर देखो, कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, ब्रॉड हुआ, और क्या बन गया, एपिकल ग्रोथ, एक एपिकल हुक बन गया। ये होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो किसकी वजह से हो रहा है, थाइलिन की वजह से। ठीक है, ये तीनों लिख लिए। चले आगे, चलो। इट प्रमोट्स, अच्छा, आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो थाइलिन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है ना। तो अभी तो इसने प्लांट ग्रोथ को प्रमोट किया, लेकिन ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकता है, जैसे कि अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगी उसमें। लिखो, इट प्रमोट्स सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या है कि ये बुढ़ापा जो है वो लेकर आ रहा है ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, तो बूढ़े हो जाएंगे प्लांट इसकी वजह से। ठीक है, सो इट प्रमोट्स सेनेसेंस इन प्लांट ऑर्गन्स। दूसरी चीज क्या है, अभी हमने देखा कि ये किस में काम करता है, इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, फ्रूट के राइपन होने के लिए ये जरूरी है। और जब कोई भी फ्रूट राइपनिंग शो करता है तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है। इस तरीके की राइपनिंग को हम बोलते हैं क्लाइमैट्रिक राइपनिंग। क्लाइमैट्रिक राइपनिंग का मतलब क्या है कि जब भी प्लांट की राइपनिंग, सॉरी, फ्रूट की राइपनिंग हो रही है तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको वो बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक राइपनिंग, जो कौन करवा रहा है, आपका इथाइलिन। चौथा, इट ब्रेक्स सीड और बड डोरमेंसी, है ना। तो जो भी डोरमेंसी है, यानी कि सीड जर्मिनेट नहीं हो रही, उसको तोड़ेगा और सीड क्या स्टार्ट हो जाएगी, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ ये ग्रोथ प्रमोटर का काम कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर
फॉर्मेशन, लिखो इसको जरा। लिख लिया। अब होता क्या है, जो भी डीप वाटर राइस प्लांट होते हैं, देखो कौन से, डीप वाटर राइस प्लांट, देखो राइस एक खरीफ क्रॉप है, ये तो पता ही होगा, बहुत ज्यादा पानी पानी में ग्रो करती है। तो ऐसे जो डीप वाटर राइस प्लांट होते हैं उनकी पेटियोल की इलोंगेशन करा देगा, तो जो भी फ्लावर वगैरह है वो ऊपर आ जाएंगे। तो उसमें क्या करेगा, इन डीप वाटर राइस प्लांट इट इलोंगेट्स दी पेटियोल। ठीक। उसके अलावा रूट ग्रोथ, रूट हेयर सब लिखवा दिया। हाँ, जो मैंगो होता है उसमें भी ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, इट इंड्यूस फ्लावरिंग। बेटा मैं तो बस फंक्शंस तुमको लिखवा रही हूँ, ये सारे तुमको लर्न करने हैं। ठीक, चलो। एक इम्पॉर्टेंट चीज, इथेफोन। इथेफोन क्या है, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन। सो इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथिलीन, क्या है, इथेफोन। डन, ये यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब है कि ये हमें स्ट्रेस देता नहीं है, ये एक्चुअली में उस प्लांट को स्ट्रेस से ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो ये किसके ऑपोजिट काम करता है, देखो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा इनहिबिटर है ना, सारी चीज को क्या करना है, उसको इनहिबिशन करना है। तो जो हमारा प्रमोटर है ये उसके अगेंस्ट काम करता है, और किसके अगेंस्ट काम करता है, इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। सो इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। ठीक। अब लगभग मिड 1960 की बात है, थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट या थ्री डिफरेंट इंडिविजुअल्स अलग अलग प्लांट पे काम कर रहे थे, और उन्होंने इंडिपेंडेंटली उन्होंने प्लांट में एक ऐसा केमिकल को आइडेंटिफाई किया, प्यूरिफाई किया, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोक दे रहा है। ठीक है, सो द थ्री डिफरेंट इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली रिपोर्टेड and purify the chemical which inhibits growth। और वो कौन सा केमिकल था, तीनों ने नाम भी अलग अलग दिए। एक ने बोला इनहिबिटर बी, दूसरे ने बोला एब्सिशन टू। ठीक है, एक ने बोला इनहिबिटर बी, दूसरे ने बोला एब्सिशन टू, तीसरे ने उसको नाम दिया डॉर्मिन। एंड लेटर ऑन it is the same abscisic acid।
सो लेटर ऑन पता लगा कि तीनों ने सेम ही एब्सिसिक एसिड को क्या करा, आइडेंटिफाई करा। ठीक है, अब हमें इसके रोल पढ़ने हैं। हेडिंग डालो बच्चों, फंक्शन या रोल। पहला देखो, स्ट्रेस कंडीशन में काम कर रहा है, तो पहला काम क्या है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो स्टोमेटा है उसको क्या कर देगा, बंद, क्लोज कर दिया, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दूसरा, इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। क्या मतलब, कि जो सीड होती है उसको क्या नहीं होने देगा, ये जर्मिनेट नहीं होने देगा, यानी सीड को डोरमेंसी में इसने डाल दिया। और इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट with different kinds of stress। तो जो प्लांट को अलग अलग तरीके का स्ट्रेस होता है, उससे वैसे भी बताया था स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करेगा। तो इस तरीके से प्लांट के जितने भी हार्मोन्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अब तुम लोगों को क्या करना है, ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना है क्लास 11th की एनसीईआरटी से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो भी वर्कशीट दिया है उसको सॉल्व करना है। ठीक, हाँ हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है। तो अभी हमारे पास लगभग 20 मिनट्स का टाइम है, तो अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, एक बहुत छोटा ही टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ज़्यादा हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ें, ताकि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अच्छा, सबसे पहले बेसिक, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं ना प्लांट्स की बात कर रही, अगर मैं एक जनरल टर्म आपसे पूछ रही हूँ कि रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है, तो बताओ क्या होता है। गैस का एक्सचेंज तो ब्रीदिंग, डिफ्यूजन, ये सारी चीजें होती हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जब भी आप रेस्पिरेशन की बात करते हो तो आप एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। ट्रिक बहुत सिंपल है, CEO। सीईओ का क्या मतलब है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कैसा है, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म का मतलब समझते हो ना, कि ब्रेक डाउन होता है चीजों का। तो क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन। ई का मतलब क्या है, ये कैसा प्रोसेस है जो कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्यों बोल रही हूँ मैं एक्सोथर्मिक, क्योंकि फूड से हम क्या रिलीज कराते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड ओ का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो फूड की प्रॉपर ऑक्सीडेशन होती है, उस उससे हम क्या रिलीज कराते हैं, एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। समझ में आया। चलो, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो इतना तो आपको पता ही होगा दैट इट कैन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, अभी मैं कुछ स्टार्ट नहीं करूंगी। एंड इट कैन ऑल्सो हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन, तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, दैट इज, इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो बेसिक एक जरा हम डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत कम, कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक, सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो बताओ, what do you mean by aerobic respiration that happens in the
presence of in the presence of oxygen, and anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen। ठीक। अब अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है या 3 स्टेप्स में होता है। आप स्टेप्स तो नहीं, 3 स्टेजेस बोलेंगे हम। उन पर्टिकुलर स्टेजेस में यू हैव मल्टीपल स्टेप्स। कौन कौन सी? पहली ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, है ना, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। तो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है, ईटीएस होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो भी ग्लूकोज है उसका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। जबकि यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे इन तीनों स्टेजेस को फॉलो किया जाएगा? नहीं। ग्लाइकोलिसिस होगी, होगी। ग्लाइकोलिसिस इज यूनिवर्सल, तो ग्लाइकोलिसिस होगी, ओनली ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, उससे आगे कुछ भी बन सकता है, जैसे फर्मेंटेशन हो गई तो कुछ और बन जाएगा। इनफैक्ट अगर स्केलेटल मसल सेल्स है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। पर ग्लाइकोलिसिस होगी होगी। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होकर क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, इधर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है तो बाय प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद मोर एनर्जी आर दी बाय प्रोडक्ट। इधर क्या क्या मिल सकता है आपको, यू कैन हैव अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ये सब बनेगा। ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है बेटा, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो यहाँ पे कैसी एनर्जी होती है, लेस एनर्जी। ये सारी चीजें वो हैं जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगी, क्या होता है पूरी साइकिल, क्रेब्स साइकिल पूरा, और ईटीएस पूरा। इसके बाद हमारा रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका पूरा हो चुका है। थैंक यू।